दोस्तों आदाब। आज हमें फ़ख्र हासिल है कि हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू अदब के नामवर अफसाना और नावल निगार प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद साहब। अब्दुल समद साहब वो नाम हैं जिन्होंने लफ्ज़ों को ज़िंदगी बख्शी और ज़िंदगी को अपनी कहानियों में ढाला, जिन्होंने उर्दू अदब को न सिर्फ नए मौज़ूआत से रोशनास कराया बल्कि अपने तख्लीकी फ़न से कारी के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। इनके तख्लीक़ात में मोहब्बत, दर्द, सच्चाई और ज़िंदगी की खुशबू एक साथ महसूस होती है। जी हाँ, ये वही प्रोफेसर अब्दुल समद साहब हैं जिनको इनके मशहूर नावल दो गज़ ज़मीं के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। तो आइए हम लोग समद साहब से बातचीत करते हैं और इनसे सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबान में। समद साहब, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत इस्तकबाल है। हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ कराएं। अरफात साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस खाकसार को अपने इस प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया। मेरा आबाई वतन राजगीर के पास एक मशहूर गांव है अनवस, वो है और हम लोग का बचपन वहीं गुजरा है। लेकिन तालीमी सिलसिले को बढ़ाने के लिए या शुरू करने के लिए हम लोग अपने नानिहाल बिहार शरीफ में मुंतकिल हो गए। बिहार शरीफ में कुछ अर्सा तक हम लोग का क़याम हमारे ननिहाली घर, जो बहुत मशहूर एक घर है पेन हाउस, वहाँ रहा। फिर बाद में मेरे वालिद साहब ने वहाँ एक महल पर मकान ख़रीद लिया था, उसी में हम लोग रहे। वहीं से मैंने मैट्रिक पास किया बिहार शरीफ से, वहीं से मैंने BA ऑनर्स किया पॉलिटिकल साइंस में। बाद में मैं MA करने के लिए गया चला गया, क्योंकि MA की फैसिलिटी मुआने बिहार शरीफ में नहीं थी। फिर गया मगध सिटी से मैंने पॉलिटिकल साइंस में MA, फिर बाद में PhD किया। आप ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे और आपके फादर प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन और सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं। जी हाँ, थे वो असल हुआ ये कि वो अपने तालिब इल्मी के ज़माने ही से सियासत से वाबस्ता हो गए थे और जो मुकामी जो सियासत होती है गाँव की, उसमें बड़े एक्टिव रहे। फिर बाद में ज़िला सियासत और रियासी सियासत में भी एक्टिव रहे। वैसे वो सियासत में बहुत आगे नहीं जा सके, लेकिन सोशल फील्ड में वो बहुत हमेशा एक्टिव रहे और अपनी आखिरी उम्र तक, उनका इंतकाल 2002 में हुआ, अपनी आखिरी उम्र तक वो बिस्तर पर नहीं पड़े, हमेशा एक्टिव रहे और हमेशा लोगों के दरमियान रहे, अपने गांव के लोगों के दरमियान, अपने लोगों के दरमियान। बड़े सोशल आदमी थे। आपके कोई मैटरनल अंकल भी मिनिस्टर हुए थे? हमारे अपने खालू थे वो जी, अकील साहब, जो बिहार शरीफ से बाद में 2 बार MLA भी हुए। वो श्री कृष्ण सिन्हा के मिनिस्ट्री में मिनिस्टर थे। वो हमारे फुफेरे मामू भी थे। तो शादियाँ तो होती हैं हमारे मुसलमानों में कदर्स में। ये लिखने का शौक़ आपको कब और कैसे पैदा हुआ? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। घर का माहौल बहुत अरबी नहीं था, पस मंज़र भी बहुत अरबी नहीं था, लेकिन मेरी वालदा मोहतरमा को पढ़ने का बहुत शौक़ था। और उस ज़माने में हम लोग रहते थे बिहार शरीफ में बेन हाउस में। उससे करीब एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था उर्दू लाइब्रेरी। वो मदरसा इस्लामिया था, वहाँ अब तो ख़त्म हो गया वो। उसके अंदर वो लाइब्रेरी थी, उसमें बड़ी किताबें थी जमा। तो उन्होंने 12 साल की उम्र में, बल्कि और पहले भी, उन्होंने मेरा नाम वहाँ लिखा दिया लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरियन को ये हिदायत की कि हम जो लिस्ट भेजेंगे वो किताबें उस लिस्ट के हिसाब से आप जो है हमको भेजते रहिएगा। चुनांचे मैं जाया करता था अपने एक नौकर के साथ वहाँ, और उनकी जो दी हुई लिस्ट थी उससे किताबें जो है मैं लेके घर आता था, उनको लिखते। चूँकि घर में उनको काम करने की आदत थी भी नहीं, और काम करने वाले बहुत से लोग थे, उनके पास फुर्सत थी मेरी वालदा के पास, इसलिए पढ़ने में उन्होंने बहुत अपना वक्त लगाया।
एक ज़माने में शमा मोहम्मा की बड़ी शौकीन थी वो, यहाँ तक कि शमा मोहम्मा में कई बार उन्होंने मोहम्मा भरा और छोटे मोटे इनामात भी पाए थे। इनाम मिला करता था। हाँ, तो उनको पढ़ते देख के मुझे शौक हुआ कि क्या पढ़ते रहती है। वो पढ़ती थी यार खातून का नावल था, जुबैदा खातून का नावल था, और जासूसी दुनिया का पूरा सेट एक ज़माने मेरे घर में मौजूद था। जासूसी दुनिया की बड़े जबरदस्त वो इब्न सफी। हाँ, इब्न सफी की जासूसी दुनिया और निखत, एक सारा निखत निकलता था। ये दोनों वो मंगवाती थी बाकायदा, और उनको पढ़ते देख कर मुझे भी शौक हुआ। मैंने उनसे कहा करम है कि मैं भी पढ़ना चाहता हूँ जहाँ पढ़ती हैं जिस तरह से। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, अभी तुम अपनी तालीम पर ध्यान दो। उस वक्त मैं जो इब्तदाई तालीम है वो मैं हासिल कर रहा था। वैसे उर्दू लिख पढ़ लेता था उस वक्त भी। तो जब लिखने पढ़ने का शौक हुआ तो उन्होंने बच्चों को जो रिसाले द्वारा निकलते थे, खिलौना कलियाँ वगैरह वगैरह, और भी मुझे याद भी नहीं है, वो उन्होंने जारी करवा दिया था। उसमें छोटी छोटी कहानियाँ, छोटे चुटकुले मेरे छपते रहते थे। बाकायदा जो कहानी मेरी छपी वो सन 1961 में, हमको याद है अप्रैल का महीना था, बिजनौर से एक रसाला निकलता था बच्चों का, गुंचा नाम का, बड़ा मशहूर रसाला था अपने ज़माने का। उसमें मेरी एक कहानी छपी थी जिसका नाम था झूठ की सज़ा। अच्छा, झूठ की सज़ा। नाम भी हमको याद है। वो पहली कहानी थी, वो मेरी पहली कहानी थी जो छपी। बड़ी खुशी हुई थी बारे में। समझिए कि ऐसा लगता था कि हमको कौन सी दौलत मिल गई है। जाहिर है वो परिचय, वो रसाला बहुत दिनों तक हमारे पास था, लेकिन यहाँ नकल मकानी के चक्कर में पटना में वो रसाला कहाँ गायब हो गया पता नहीं। हो सकता है कि लाइब्रेरी में हो वो। उसके बाद जो है थोड़ा लिखना पढ़ना, लेकिन वो हमेशा घर के लोगों ने इसकी मुखालफत की कि ये इनका लिखना पढ़ना जो है इसे मुतासिर होगा, इनको रोकिए। अब मेरी वालदा भी रोकती थी, लेकिन दबी जबान से। वो कहती थी कि ज़रूर कोई सब शौक पूरा करो, लेकिन पहले अपनी तालीम पूरी कर लो। उनकी सही उनका ये था। 2-3 वर्षों के बाद मैंने लिखना शुरू किया अफसाना। तो एक अफसाना मैंने लिख के रखा हुआ था। वो सब स्कूल का ज़माना था? स्कूल का ज़माना था, रखा हुआ था। नहीं, कॉलेज में आ गया था फौरन। अच्छा, कॉलेज प्री साइंस में मेरा दाखिला हुआ था जी। तो एक बड़े जर्नलिस्ट थे पटना में, आप नाम सुना होगा आपने, जनाब शमसुल अस्थानवी। हाँ, अस्थानवी साहब। शमसुल अस्थानवी हमारे वालिद साहब से बहुत क्लोज थे वो। अब वो अस्थावा आते जाते हमेशा हमारे घर पर ब्याह शरीफ में रुकते थे, और वो हमारे गांव भी गए हैं वालिद साहब के साथ, हम लोग के साथ अनवस। उन्होंने उनसे वो निकालते थे हमारा नारा वो। तो मैंने उनको अपना अफसाना दिखाया, तो उन्होंने कहा कि अफसाना जो है हमको दे दो, हम छाप देते हैं हमारा नारा में। गालिबा ये बात जो है 65 वगैरह की है या 65 में स्कूल ही में था। तो वो ले गए और उस अफसाने को उन्होंने छाप दिया हमारा नारा में। तो मेरा पहला अफसाना गया हमारा नारा में छपा। उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ लिखने पढ़ने का। उसके बड़े सालों में मैं छपने लगा बाद में, यहाँ तक के कॉलेज के ज़माने में मैं 20वीं सदी में छपा, शमा में छपा, और भी कई रसाले छपे। तो ये सिलसिला लिखने पढ़ने का। नहीं, तो ये कोई ऐसा लम्हा या वाक़या जिसने आपको अफसाने निगारी या नावल नवीसी की तरफ माइल किया? कोई ऐसा वाक़या तो मुझे याद नहीं है। मैंने बताया आपको एक बैकग्राउंड था कि वालदा को देखता था पढ़ते हुए, तो नहीं लिखने पढ़ने का शौक पैदा हुआ। उसके बाद फिर आपने कहा, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि अफसाना जो है वो किसी एक रसाले में छप जाता है, और 1 महीना या ज़्यादा 2 महीना तक उसकी एक कैफियत बरकरार रहती है, उसमें ख़त्म हो जाता है। और नावल में एक बात यह है कि नावल एक परमानेंट चीज़ है। नावल जब छपेगा तो वो जो है मुस्तकिल तौर पर एक जो है एक सिर्फ के तौर पर बरकरार रहेगा। बाद में जब पटना आया तो मेरे वालिद साहब के स्कूल के एक दोस्त थे, प्रोफेसर मुमताज़ अहमद साहब, पटना यूनिवर्सिटी में हेड भी थे उर्दू के। वो जी हमसे कुर्बत थी उनकी, हमको बहुत मानते भी थे वो। उन्होंने भी हमको कई बार कहा, कह रहे भैया अफसाना लिखते हो, नावल लिखने की कोशिश करो, नावल बड़ी चीज़ है अफसाने से। उस वक्त तो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार वो कहते रहे। मैं उनके यहाँ शाम को जाया करता था, बराबर मेरे घर के करीब ही रहते थे वो। मेरे घर ये बात आई कि नहीं नावल लिखना चाहिए। तो BA मैं कर रहा था, उस वक्त बांग्लादेश का वाक़या हो गया और तरह की मैंने चीज़ें देखी वहाँ बांग्लादेश के सिलसिले में। वहाँ बड़े ज़बरदस्त तरीके की फसाद हुआ तरीके का, जिसमें बिहारी और बंगाली दोनों मारे गए। अब कौन कसूरवार था कौन कसूरवार नहीं था इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बिहारी वहाँ से लाखों की तादाद में यहाँ वापस आए
और यहाँ से फिर वो उनके जहन में घुसा हुआ था कि वो पाकिस्तान जाएंगे। वो नेपाल के सहारे पाकिस्तान गए, इसलिए बहुत से बिहारी वहाँ जो काम कर रहे थे पाकिस्तान गए थे, मगरबी पाकिस्तान, बहुत से इधर उधर दूसरे मुल्कों में चले गए। अरब मुल्कों में बहुत जगह थी, वहाँ चले गए, लाखों लोग गए हैं अरबों में, अरब के मुल्कों में या यूरोप के मुल्कों में वो गए जी। ये एक बड़ा अलमिया रहा है। तो ये इस अलमिया का मेरे जहन में बड़ा असर था। अच्छा। चूँकि मेरा ख़ानदानी पस मंज़र जो है वो भी सियासी था, सियासत की बातें होती थी घर में। वालिद साहब सियासी आदमी थे, हमारे खालू आपको बताया मैंने कि मास्टर हुए थे। तो इन बातों का बड़ा असर मेरे जहन पर था और मेरे समझ में बात नहीं आती थी कि पाकिस्तान आखिर जो है क्या सोच के लोगों ने बनवाया था। पाकिस्तान एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान तो बना बलोचियों के लिए, पंजाबियों के लिए, सिंधियों के लिए और उस वक्त के बंगालियों के लिए। ये बिहारी या यूपी के लोग जो थे जो गए वहाँ, ये तो वहाँ एक तरह से गैर मुल्की समझे गए, आज तक समझे जा रहे हैं। जबकि जैसे कि तारीख की किताबें जो है ऐसी गवाह हैं कि बिहार और यूपी के मुसलमान उस वक्त जो है पाकिस्तान बनवाने के सिलसिले में काफ़ी लोग जो है पुरजोश थे, सिला उनको नहीं मिला उसका। और आज भी ये बदनामी जो है मुसलमानों के सर पर है कि पाकिस्तान इन्होंने बनवाया। और ये बदनामी का ये ठप्पा जो है मेरा ख्याल है कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो खैर बाहर क्या, मैंने नॉवेल लिखा, जहन में बातें थी बहुत। तो वो जो नॉवेल है आपका दो गज ज़मीन, तो मौजू वही है, यही मौजू है, यही मौजू है। और जो नॉवेल लिखे गए हैं मशरक़ी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद, उन नॉवेलों में एक तरफा एक रवैया लोगों ने अख्तियार किया है, लिखने वालों ने, या तो उन्होंने बिहारियों को सपोर्ट किया है या बंगालियों को सपोर्ट किया है। मैंने दोनों के जो कर्ज थे, दोनों की जो मुसीबतें थी, दोनों की परेशानियां थी, उनको मद्देनजर रखा है। सर एक सवाल था सर कि अभी तक कितने नावल और कितने अफसानवी मजमूए आपके शाये हो चुके हैं? अगर अंग्रेजी नावल को भी का भी शुमार कर लीजिए, जो मैंने खुद लिखा था, तर्जुमा नहीं है वो जी, तो 14 नावल मेरे छपे हैं और 8 मजमूए अफसानों के छपे हैं। अंग्रेजी वो द जर्नी ऑफ बर्निंग बोट, हाँ अंग्रेजी में उसका नाम है द जर्नी ऑफ ए बर्निंग बोट, मैंने लिखा था जी। यही सूरत हाल है। तो इस तरह से कितने नावल हो गए कुल? 14 नावल हुए, अंग्रेजी वाले नावल को मिला दीजिए। हाँ। और 8 जो है मजमूए हैं अफसानों के। तो और 2 किताबें मेरी पॉलिटिकल साइंस के ताल्लुक से हैं। अच्छा। वो तो खैर वो कांग्रेस और मुसलमान के उन्वान से भी कुछ शाये हुआ था आपका? कांग्रेस और मुसलमान? हाँ ना, याद नहीं हमको। देखा था हमने, नेट पर दिखाया गया था कि आपके राइट आप किसी को लिखा होगा। मैंने एक ज़माने में मैं कलाम हैदरी साहब के हफ्तावार मोर्चा से वाबस्ता था। अच्छा। उसमें मैंने दर्जनों अदारिये लिखे हैं। जी जी। उन अदारियों के नाम मुझे याद नहीं, ना मौजू याद। उसी में से एक होगा, हो सकता है उसमें लिखा हो, अभी मुझे याद नहीं। अच्छा सर, तो कितनी कहानियाँ या कितने नावल आपके अलग अलग जुबानों में उसका तर्जुमा हुआ है? देखिए, 2 गज ज़मीन का तर्जुमा साहित्य अकादमी ने करवाया। उनके यहाँ तरीका यह है कि वो जिस नॉवल को, ये किताब को अवार्ड देते हैं, उसको हिंदुस्तान के 22 ज़बानों में छापते हैं। वो बशर्ते कि ट्रांसलेशन करने वाले जो है सामने रहे। तो ये स्कीम मेरे नॉवल के बारे में उन्होंने बनाई और अभी तक तकरीबन 12 या 13 ज़बानों में 2 गज ज़मीन शाये हो चुका है। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जितना वो बिका उर्दू में, उससे ज़्यादा वो बंगला, अंग्रेजी और हिंदी में, दूसरी भाषाओं में ज़्यादा दूसरी भाषाओं में। एक तो ये हो गया। और मेरा एक नॉवल था ख्वाबों का सवेरा जी, उसका तर्जुमा किया था मेहर अफशा फारूकी ने, शब्दुर्रहमान फारूकी साहब की बड़ी साहबजादी, अभी अमेरिका में प्रोफेसर है हिस्ट्री की। उन्होंने तर्जुमा उसका किया था, उसको छापा मैकमिलन ने। मैकमिलन एक बड़ा अंग्रेजी अदारा था और उसे छापा था उसने। तो ये गालिबन मेरा ख्याल है कि 99 की बात है ये। एक मैकमिलन ने छापा, उसके बाद पेंगुइन ने मेरे 2 नॉवल छापे। अच्छा। तो 2 गज ज़मीन उन्होंने फिर छापा। 2 गज ज़मीन करके छप चुका था साहित्य अकादमी से, लेकिन उन्होंने साहित्य अकादमी से इजाज़त देकर उसको फिर छाप दिया उन्होंने। एक और मेरा नॉवल था धमक, उसको छापा उन्होंने। अच्छा। और अभी
नियोगी एक बड़ा अदारा है अंग्रेजी का, नियोगी जी। इशाफी अदारा। जी जी। तो वो अभी जो है मेरा एक नॉवेल है कशकोल, वो छाप रहे हैं। एक मजमुआ अफसारों का उर्दू में जो आया था उसको छाप रहे हैं। उनसे कांटेक्ट हो चुका है, बातें हो चुकी है। अच्छा अच्छा सर, कुछ ऐसे भी नावल आपके होंगे जिस पर सीरियल और फिल्म बनाने की बातें प्रोड्यूसर्स ने की होंगी? दो गज ज़मीन पर तो उसके साथ अधिक पेशगी हुई कि कई प्रोड्यूसर सामने आए बनाने के लिए, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात से, जो वजूहात अभी बताना बहुत तफसीली हो जाएगा, जी। वो नहीं छप सका हुआ। मेरा एक मजमुआ आया था अफसारों का, आग के अंदर राख, उस पर एक सीरियल बनाया था एक साहब ने 13 एपिसोड का। वो बड़ा कामयाब सीरियल रहा, दूरदर्शन नंबर 2 पर वो आया था वो। अच्छा, तो ये हो गया। एक बम्बई दूरदर्शन ने मुझ पर 1 घंटे की एक फिल्म बनाई थी जिसे मेरा एक अफसारा भी शामिल किया था उन्होंने। अच्छा। तो उस अफसारे को उन्होंने फिल्माइज भी किया था। फिल्माइज किया आधा घंटा 40 मिनट का वो कहानी को फिल्माइज किया था उन्होंने। अब 20 मिनट मेरा उन्होंने इंटरव्यू लिया था। अच्छा। 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम था। वो नलिनी सिंह ने भी शायद कुछ, नलिनी सिंह ने कोशिश की थी, लेकिन वो बात बढ़ी नहीं। वो दो गज ज़मीन चाहती थी बनाना, लेकिन दो गज ज़मीन तो का मैंने कंटेक्ट दे रखा था राकेश चौधरी साहब को, वो भी नहीं बना सके, न नलिनी सिंह उसको बना सकी। तो हैदराबाद के कौन प्रोड्यूसर थे? अरे नाम लीजिए ना, बहुत मशहूर है वो। खैर उन्होंने आधे घंटे की एक फिल्म बनाई थी घर पर मेरे आते। अच्छा। वो फिल्म भी टेलीकास्ट हुई थी। आपके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री किसी प्रोड्यूसर? हाँ जी हाँ, ये अच्छा सवाल किया। जी। साहित्य अकादमी ने एक स्कीम बनाई थी जी। चंद जो है मुंतखब लोगों के पर जिंदगी पर फिल्म बनाने की। तो उन्होंने 1 घंटे की एक फिल्म जो है बनाने का प्रोग्राम बनाया मुझ पर भी। वो फिल्म बन चुकी है, शूटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा। और प्रोड्यूसर ने उस फिल्म को साहित्य अकादमी के जरिए सेंसर बोर्ड में जमा कर रखा है। तो सेंसर बोर्ड से जब वो पास हो जाएगा तो फिर वो रिलीज करेंगे। वो बनी है फिल्म, ये सही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कोई अभी फिलहाल कोई ऐसी पाइपलाइन में आपके नावल और कहानियां हों जिसको आप लिख रहे हों? नॉवेल देखिए, सूरत हाल ये है कि लिखना पढ़ना जो है वो मेरे लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। जाहिर है। अगर मैं न लिखूँ और न लिखूँ न पढ़ूँ तो शायद जिंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाए। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो छपने के लायक नहीं है मेरी निगाहों में, लेकिन मैंने लिख रखी है। अपने वक़्त के समझिए आप या जो समझिए आप। नहीं, बड़े राइटर जो होते हैं वो हमेशा कलम में उनके हाथ में रहता है। एक नॉवेल मैंने लिख रखा है अभी उस पर और काम करना बाकी है, इसलिए कि मैं नॉवेल को 2 बार 3 बार लिखता हूँ। उसके बाद भी मेरी तशफ़ी नहीं होती है। कंपोजिंग के बाद भी बहुत गहराई से फिर उसको देखना पड़ता है। तो उसमें देर लगेगी छपने में। एक नॉवेल है तैयार है। अच्छा। अभी फिलहाल कोई कहानी नहीं? और कोई कहानियाँ छपती रहती है पर्चों में। कई पर्चों में कहानियाँ अभी छपने वाली हैं, आ रही हैं। वो सिलसिला जारी रहता है। अच्छा सर, ये बताया कि आपने जो अफसानवी मजमुआ आपका छपा, नावल छपे, तो आपको कौन कौन से अवार्ड मिले? सबसे पहले तो जो बड़ा अवार्ड है वो साहित्य अकादमी का अवार्ड है। हाँ। साहित्य अकादमी का अवार्ड मुझे उस वक्त मिला जब मेरी उम्र जो है 39 साल थी। अच्छा। साहित्य अकादमी के रिकॉर्ड में शायद जो है इतनी कम श्रेणी में किसी को अवार्ड नहीं मिला था उससे पहले। ये भी एक रिकॉर्ड रहा है। वैसे उर्दू अकादमी बिहार, उर्दू अकादमी यूपी के 2-3 अवार्ड मुझे मिले हैं। उसके बाद जो बड़ा अवार्ड आया वो 98 में भारतीय भाषा परिषद का, कलकत्ता का। भारतीय भाषा, हाँ, वो उन्होंने अवार्ड दिया। अच्छा। तो उन्होंने मजमूई खिदमत के लिए दिया था। और उसके बाद जो है एक लंबा गैप है अवार्ड के सिलसिले में। 2014 में मुझे गालिब अवार्ड मिला। अच्छा, मिर्जा गालिब अवार्ड। हाँ, वो गालिब है, गालिब इंस्टीट्यूट का अवार्ड है, दिल्ली का बड़ा अवार्ड माना जाता है वो भी। जी। वो 2014 में मिला। उसके बाद मुझे जो अवार्ड मिला वो दोहा कतर का आलमी अवार्ड था। अच्छा, वो आलमी अवार्ड दिया? आलमी अवार्ड मैं कतर गया था, वहाँ मिला। बड़ा अवार्ड माना जाता है, वो आलमी अवार्ड है जी। उसके बाद जो है लखनऊ का एक अवार्ड होता है, वो देते थे जाने शारिफ गुलबी साहब, शमीम निखत फिक्शन अवार्ड। अच्छा। 2021 से। ये कहाँ से मिला? लखनऊ से। ये वो हो गया। उसके बाद अभी 2024 में मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा उनका आलमी अवार्ड है, इकबाल सम्मान, वो मिला। वैसे वो अवार्ड अभी मिला है, 2025 से मिला है।
24 में उन्होंने अनाउंस किया था। अवार्ड का यही सूरत हाल है। और अब हाँ, एक सवाल जो है बहुत दिलचस्प जी सर। है कि 1998 में मुझे भारतीय भाषा परिषद का अवार्ड मिला। हाँ उसके बाद लंबा गैप है, अवार्ड नहीं मिला। गट्टे मेरी किताबें छपी गई बीच में। लोगों ने बहुत सवाल किया कि आपको किसी अकेडमी से अवार्ड नहीं मिला, इसकी अच्छा। क्या वजह है? हाँ। उसकी वजह मैं खुद हूँ। मैंने साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलने के बाद किसी भी उर्दू अकेडमी में अपनी किताब इनाम के लिए जमा नहीं की। अच्छा। सारी अकेडमियों की शर्त है किताब जमा कीजिए, आप उनका एक फार्म है, जमा कीजिए। मैं उसको मुनासिब नहीं समझता हूँ किसी राइटर के लिए कि इनाम के लिए वो जो है दरख्वास्त दे, इनाम के लिए कोई फॉर्म भरे। नहीं तो सर इसीलिए इतना लंबा गैप हो गया। इस लंबा गैप इसमें मेरा ही कसूर है। इनाम मिलता रहता है, तो वो तो 10,000 का, 20,000 का, 4,000 का, 5,000 का अवार्ड लेने के लिए बहुत लोग जो है लगे रहते हैं, लेकिन मैंने कभी कुछ कोशिश नहीं, मैंने कभी जमा नहीं किया। मैं उसको उसूलन आज गलत समझता हूँ। नहीं, लेकिन वो तो एक नॉर्म्स है उनका कि जब तक आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि नॉर्म बदले वो नहीं मालूम करे वो किताब कौन बाजार में है। साहित्य अकादमी वाले कहाँ जमा कराते हैं किसी का? हाँ। साहित्य अकादमी जो अवार्ड, जैसे भारतीय भाषा परिषद इसका अवार्ड मिला है, इकबाल सम्मान का, कहाँ जमा कराया किताब उन्होंने? और जो मेरे अवार्ड मिले हैं, कहीं किताब जमा नहीं मैंने की है किसी के लिए। देखिए, जो अदारे जो है अवार्ड देने के लिए कायम किए जाते हैं, वो बड़े अदारे माने जाते हैं भाई। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस साल मार्केट में कौन जबान में कौन सी किताब जो है अहम आई है और किस किताब का ज़्यादा चर्चा हो रहा है, ये उनको जानना चाहिए। ये उनका फर्ज की जिम्मेदारी है कि इस चीज को वो जाने। ये राइटर की जिम्मेदारी नहीं है कि आप मुझे हम दरख्वास्त करें आपसे का हमको इनाम दीजिए। ये राइटर का मनसब नहीं है। ये सही है। ये उनका काम है कि वैसे राइटर से वो खुद संपर्क करें, हाँ, कांटेक्ट करें और फिर उनको। साहित्य अकादमी किताब खरीदती है बाजार से जी। किताब खरीदने के बाद वो जो है लोगों को भेजती है देखने के लिए। तो बहुत लंबा प्रोसेस उनका है। तो वो जो है राइटर को मालूम ही नहीं होता कि उस किताब जो है अंडर कंसिडरेशन है कि नहीं है। अच्छा सर, आपके नजदीक एक अच्छे अफसाने या नावल की बुनियाद क्या होती है? देखिए, एक बार मैं बता देता हूँ। हाँ। अच्छा सवाल किया आपने। अफसाना या नावल जो है वो अपने जमाने की रूह होता है। उसको उसके जमाने की जो रूह है, जो लिख रहा है जो आदमी, उसमें झलकनी चाहिए जी। मालूम होना चाहिए कालम है कि ये जो है अफसाना फलां जमाने का अफसाना है, ये नावल फलां जमाने का अफसाना उनका नावल है। देखिए, तारीख और फिक्शन में क्या फर्क है? तारीख जो है उसमें भी जमाना आता है, उसमें भी सारी चीजें आती हैं, लेकिन तारीख जो है वो 2 दूनी 4 का फार्मूला पर आधारित गोया होता है। नॉवेल और अफसाना फिक्शन जो है वो 2 दूनी 4 नहीं है। उसमें बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जो तारीख में नहीं आती हैं। ऐसी बातें जो आप जो है, मसला हम एक बात यह करें, जमाने की रूह कहाँ से आ गई तारीख में? निसाबी जो किताब होती है आपकी तारीख की या कोई भी निसाबी किताब होगी, तो जमाने की रूह नहीं हो सकती है उसमें। जमाने की रूह आनी चाहिए फिक्शन में। मालूम हो कालम है कि हाँ ये फिक्शन जो है फलां जमाने का है, ये अंदाजा हो रहा है। और ये जो लोग लिखते हैं कालम है, आज के लोग जो है 100 वर्ष पहले की कहानियां लिख रहे हैं या जो दौर गुजर चुका उसकी कहानियां लिख रहे हैं, मैं उसको बहुत मुस्तहसन नहीं समझता हूँ। लेकिन जो आप देख रहे हैं, जो भुगत रहे हैं, हाँ। जो आपके दिल पर गुजर रही है, वो आपके फिक्शन में आना चाहिए। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा था। जो आपके मुआशरे में, आपके आसपास समाज में जो गुजर रहा है, जिससे आप रूबरू हो रहे हैं, बिल्कुल उसी को आप अपने अफसाने या नॉवेल में बिल्कुल लिखेंगे। बहुत सही। आज के दौर की उर्दू अफसाना निगारी में आप क्या तब्दीली महसूस करते हैं? देखिए, बीच में एक दौर आया था जिसको लोग जो है जदीदियत कहते हैं। उसमें बात चीजें बहुत अच्छी लिखी गई है, ऐसा नहीं है, लेकिन हुआ यह है कि उसको इस कदर जो है लोगों ने बढ़ावा दिया और इस कदर जो है गलत सलत किस्म की चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू किया। बहुत गलत चीज़ें लिखी गई और उर्दू अफसाने का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि अफसाने का कारी खत्म हो गया, नावल का कारी खत्म हो गया। पढ़ने वाले आज जो है जो चंद 100 लिखने वाले हैं वही पढ़ने वाले भी हैं, जो पढ़ने वाले हैं वही लिखने वाले भी हैं। आप यकीन कीजिए कि मैंने शुरू किया लिखना शमा बिन सदी वगैरह में, शमा की अशात के ज़माने में 1,20,000 थी। बिन सदी के साथ जो है 80,000 थी। कोई पर्चा आज का तस्वीर कर सकता है
ना। आजकल तो उर्दू और ये हिंदी और अंग्रेजी का कोई पर्चा भी सब नहीं कर सकता है इतने बड़े। तो ये कारी कहाँ चले गए, ये कारी आपसे खत्म हो गए। रीडर्स तो वाकई दूर हो गए हैं। तो आपने ऐसी चीजें पेश करनी शुरू कर दी जिससे उनको उनकी दिलचस्पी नहीं रही, उनकी बातें समझ में नहीं आती थी लिखने वालों की, तो दूर दूर होते गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इधर जो है ये जमाना चला 15 साल के लगभग, लेकिन इस 15 साल में जो नुकसान पहुंचाया है वो 100 बरस का नुकसान है। अल्लाह का शुक्र है कि इधर जो है 20-25-30 वर्षों में फिर जो है ट्रैक पर आया है उर्दू अफसाना, बल्कि उर्दू अदब, और ऐसी चीज़ें लिखी जा रही हैं जो लोग समझ में भी आती हैं और लोग ये समझते हैं कि ये मेरे दिल के जज्बात जो है इस तहरीर में शामिल है। असर ये होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये आज हो रहा है। लेकिन आज के मैं अफसानेगारी से और नावल से काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ। गरचे बहुत से कमज़ोर नावल भी लिखे जा रहे हैं, बहुत से कमज़ोर अफसाने लिखे जा रहे हैं, इनके बावजूद कुछ अच्छे अफसाने भी लिखे जा रहे हैं, अच्छे नावल भी सामने आ रहे हैं, इनका भी एतराफ़ करना चाहिए। लेकिन सर अभी सोशल मीडिया का दौर चल रहा है जी, तो इस दौर में अदब का मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? देखिए अदब का मुस्तकबिल जो है किताब का मुस्तकबिल, अदब का या किताब का मुस्तकबिल जो कहिए आप, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। आप हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया में आप ये बताइए कि अंग्रेज़ी किताबें जो हैं उनकी अशात कम हुई है क्या? अंग्रेजी पर्चे जो छप रहे हैं उनकी अशात कम हुई है क्या? अशात कम नहीं हुई है लेकिन रीडर्स कम हो गए हैं। रीडर कम हुए हैं तो अशात तो पढ़ रहा कौन? रीडर हैं ऐसा नहीं है, किताबें पढ़ने वाले भी काफ़ी लोग हैं। किताबों पढ़ने में जो लुत्फ़ आता है वो आपको कर्म है सोशल मीडिया में पढ़ने में लुत्फ़ आ ही नहीं सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। सोशल मीडिया में पढ़ने के लिए आपको मुस्तैद होना पड़ता है, लेकिन आपको बैठना पड़ता है। लेकिन आजकल पब्लिशर्स जो है अपनी नॉवेल्स या कहानियों को वो ऑनलाइन डाल रहे हैं कि भाई आप ऑनलाइन खोलिए, डिजिटाइज किए हुए हैं, आप उसको पढ़िए। तो ये सोशल मीडिया का जो चल तो रहा है, लेकिन मैं किताब को या किताब के कारण में पढ़ने वालों को कभी जो है इग्नोर करने का हक में नहीं हूँ। और ये किताबें हमेशा छपेंगी और इनकी अहमियत हमेशा बरकरार रहेगी। सर नौजवान लिखने वालों को आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? देखिए इनके साथ एक मसला यह है कि एक तो बहुत जल्दी वो शोहरत हासिल करना चाहते हैं। जी जी भाई आप लिखिए, इजाज़त की चीज़ है पढ़ना लिखना, शोहरत आपको मिलेगी, अच्छी चीज़ लिखिएगा तो वो चीज़ जो है कभी ज़ाया नहीं होगी, उसका हमेशा एतराफ़ होगा। दूसरा यह है कि आप तनकीद बर्दाश्त नहीं करते हैं। तनकीद बर्दाश्त करना जो है, नहीं बर्दाश्त करना आपके लिए नुकसानदायक है। सुहेल रज़ियाबादी ने मुझे एक खत लिखा था बहुत पहले, अब्बा के मेरे दोस्त थे वो, बहुत पहले लिखा था जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, वो खत मेरे पास होगा रखा हुआ। उन्होंने लिखा था कि अपनी तहरीरों के तुम दुश्मन बनो। अपनी तहरीर जब लिख लिया करो अफसाना तो उसको दुश्मन की निगाहों से पढ़ा करो, खुद और ज्यादा चीज जो है ज़ाया किया करो, कम चीज को छपाया करो। अगरचे मैंने उस पर अमल नहीं किया हुआ है, एक अलग बात है, लेकिन मेरा भी यही मशवरा है आज के लोगों को कि अपनी चीजें जब लिखिए आप तो उसको पढ़िए दुश्मन की जगह से, और देखिए कि उसमें क्या खामी रह गई है और क्या कमी रह गई है, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। छपने पर बहुत ज्यादा जोर मत दीजिए, शोहरत पर बहुत ज़्यादा जोर मत दीजिए, इनामों पर बहुत ज़्यादा जोर मत दीजिए। ये तमाम चीज़ें आपको घर बैठे मिलेंगी। अगर आप जो है इखलास के साथ लिखिए पढ़िएगा तो कोई आपको इग्नोर करने का साहस नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। अच्छा सर, एक कशकोल नाम का भी कोई नावल आपका तो वो शाये हो चुका है? हाँ शाये हो चुका है। चलिए, अंग्रेजी भी छप रहा है अभी वो। अच्छा, अंग्रेजी में भी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और हम आगे भी, मेरी दुआ होगी कि आप इसी तरह लिखते रहें, और जो आगे नावल या अफसानवी मजमुआ आपका आएगा उसमें भी आपको कई तरह के अवार्ड दिए जाएं। मुझे भी आपसे बात करके बहुत खुशी हुई जी, और बहुत दिनों के बाद जो है मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने एक पुराने जो है सफर को मैंने फिर इख्तियार किया है। तमाम बातें याद आ गई। बहुत खुशी सर। मुझे याद है 1992 का वो वाकया कि जब मुंबई में जा रहा था, एक छोटा सा वाकया है कि मुझे एक एक्टिंग करने का शौक था, तो मैं जा रहा था, आपसे कहा था कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, आप कोई सिफारिशी खत मुझे दे दें। तो आपने एक निदा फाजली साहब के नाम एक चिट्ठी दी थी, और एक जगमोहन मट्टू थे, उनके नाम आपने खत दिया था। मैं उन लोगों से मिला भी था, और फिर कुछ दिन मैं वहाँ रहा, फिर चला आया।
तो वो दिन भी मुझे याद है। तो मेरी दुआएं हैं कि आपको अल्लाह ताला इसी तरह से तरक्की देते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारी बातचीत हमारे अशफाक लेंस चैनल पर हो रही थी प्रोफेसर अब्दुल समद साहब से, जो एक नामवर कहानीकार और नॉवेलिस्ट हैं। तो यहाँ दोस्तों अल्फाज के जहां में उन्होंने एक नया रंग भरा है। इनकी तहरीरें सिर्फ कहानियां नहीं, एहसासात का आईना है। ये उर्दू अदब के उन नायाब चेहरों में से हैं जिन्होंने कहानी को फन की बुलंदी तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया।